नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। उत्तर प्रदेश में लगातार संक्रमण की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है और सबसे ज्यादा इस वक्त जो हालात खराब हैं वो राजधानी लखनऊ के हैं। अंदाजा लगाइए, उत्तर प्रदेश की आबादी करीब करीब 24 करोड़ के साथ भारत के सबसे बड़े प्रदेश वाली आबादी है, जिसके लिए लगातार ये बात कही जा रही थी कि ऐसी आबादी के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी रखे जाने चाहिए प्रशासन की तरफ से, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस तरह से पहले भी लचर रही हैं। अगर हम कोविड से पहले की बात करें तो अगर अचानक से ऐसी आपदा आई है तो हम इससे किस तरह से निपटेंगे, ये बात पहले लॉकडाउन से ही की जा रही थी। लेकिन उस वक्त भी किसी तरीके के युद्ध स्तर के मेजर्स नहीं लिए गए। अब दूसरी लहर का कहर जमकर बरपा है राजधानी लखनऊ पर भी और उत्तर प्रदेश के अलग अलग बड़े शहरों पर भी, जिसमें प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर ये सभी शहर शामिल हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड की कमी है, सीरियस मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी है और अगर मरीज की मौत हो जाए तो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की कमी है। आखिर कब तक इस कमी से हम जूझेंगे? युद्ध स्तर पर प्रयास, वैक्सीनेशन की सफलता, तमाम चीजें कही जा रही थी। भारी भरकम कोविड के लिए बजट एलोकेट किया गया था। इन सब बातों का जो कहना था वो ये था कि हमारे प्रयास बहुत जबरदस्त और बड़े लेवल पे हैं। तो अब क्या वो प्रयास हवा हवाई हो गए या फिर कोरोना की दूसरी लहर का जो झोंका आया है तो तस्वीर साफ हो गई है कि वो प्रयास कहीं थे ही नहीं, सिर्फ बातें कही जा रही थी। चर्चा करेंगे इसी पर हम। क्या ये है पूरी तैयारी? सिर्फ राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लगातार आज तीसरा दिन है जब जो केसेस हैं नए वो 5000 का आंकड़ा पार कर रहे हैं और बिल्कुल ताज़ा आंकड़े की बात करूं तो 6000 से ऊपर आज का आंकड़ा जा चुका है। मतलब कोरोना रोज एक नई पीक बना रहा है संक्रमण के नए केसेस के मामले में। ऐसे में जरा आप खुद अंदाजा लगा के देखिए, वो राजधानी लखनऊ जिसकी अपनी जनसंख्या 30 लाख से ज्यादा है, उसके लिए यहाँ के अस्पतालों में बेड मुहैया नहीं है। आसपास के जिलों से जो भी सीरियस केसेस होते हैं वो राजधानी के लिए रेफर किए जाते हैं। तो यहाँ कितनी बड़ी मात्रा में जो मरीज हैं उनकी संख्या आपको मिलेगी। क्या इतनी बड़ी संख्या में कोविड बेड बनाए गए हैं? क्या इतनी बड़ी संख्या में अब कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं? लगातार पिछले एक हफ्ते से कंडीशन आप कहेंगे वर्स्ट होती चली जा रही है, बद से बदतर होती चली जा रही है, लेकिन इंतजाम उस स्तर पे नाकाफी ही साबित हो रहे हैं, मरीज के भर्ती होने से लेकर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तक। बात आज हम करेंगे कि किस तरह की तैयारी की गई थी और क्या वो तैयारी पूरी हुई। लेकिन अपने मेहमानों के साथ चर्चा करने से पहले हमेशा की तरह आपको एक विशेष रिपोर्ट दिखा दें जो यहाँ के पूरे हालातों के ऊपर है। देखिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। बुधवार को जहां 24 घंटे में 20,510 नए संक्रमित मिले थे, वहीं गुरुवार को इनकी संख्या में 1926 का इजाफा हो गया है, यानी आंकड़ा 22,000 के पार चला गया है। इसी के साथ पिछले 24 घंटे में 114 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है, जिससे अब तक प्रदेश में होने वाली कुल मौतों का आंकड़ा 9,480 पार कर गया है। वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हालात और भी ज्यादा खराब है। लोगों को अपनी चपेट में लेकर संक्रमण रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। लगातार तीसरे दिन लखनऊ में कोरोना मरीजों का ग्राफ 5,000 के ऊपर रहा। संक्रमण के साथ ही शहर में मौतों का आंकड़ा भी तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिससे अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतारें और जरूरी सामानों को जबरदस्त अभाव दिखा। जिस तरह से संक्रमण की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है, उसे लॉकडाउन का डर मजदूरों को सता रहा है, जिसका नतीजा है कि बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर अपने घरों को लौट रहे हैं। लखनऊ में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सरकार के निर्देश के बाद केजीएमयू प्रशासन ने 19 अप्रैल से सिर्फ 2 विभागों को छोड़कर बाकी सभी ओपीडी और आकस्मिक सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। अब सिर्फ कार्डियोलॉजी और गायनिकोलॉजी की आकस्मिक सेवा ही जारी रहेगी। इस समय हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे, जहां का सबसे भीड़ भाड़ वाला ये चौराहा है
और आप देखिए कोरोना का ये इस तरह का कहर है कि लोग सड़कों पे बहुत कम ही निकल रहे हैं। जो ये चौराहा भीड़ भाड़ से गुलजार हुआ करता था, लेकिन आप देखिए कोरोना के कहर का पूरी तरह से शिकार हो गया है। आप देखिए कि हर जिधर भी रोडें जा रहे हैं, जिधर भी रास्ते हैं, हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं वो नज़ारा कि देखिए जो यहाँ पर भीड़ रहती थी वो भीड़ आज नहीं है। ये साफ लोगों के अंदर खौफ कोरोना का देखा जा रहा है। लोग कहीं ना कहीं जागरूक भी हो रहे हैं और अपने आप को अपने घर पे ही रखकर लॉकडाउन और एहतियात बरत रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हालांकि ये बहुत ज़रूरी था। लोग अगर इस चैन को तोड़ना है, कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ना है हमको, तो अपने आप को एहतियात करना है। बहुत जो कोविड की गाइडलाइन है उसका अक्षरशः पालन हो। राजधानी लखनऊ में बिगड़ते हालातों को देखते हुए कोविड प्रबंधन के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, सीएमओ और टीम 11 के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि लखनऊ में 1000 बेड का नया रिकॉर्ड हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना के संकट के कारण लखनऊ के हालात हर दिन के साथ बिगड़ रहे हैं। राजधानी के अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई है। जहां बेड्स मिल रहे हैं वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। यूपी सरकार ने लखनऊ के कई छोटे बड़े अस्पतालों को कोविड स्पेशल घोषित किया है, लेकिन हालत सुधरती नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लखनऊ के सांसद, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीएम योगी से बातचीत की है और इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि जो भी रक्षा विभाग से जो भी टीमें जा रही हैं, क्या कुछ मदद हो सकती है, कितना कुछ बेड बन सकता है। ऐसे में जानकारी ये भी निकल कर आई है कि 900 बेड तैयार करेगी रक्षा मंत्री की टीम। तो अब आने वाला समय बताएगा कि आखिर इस 900 बेड से जो तैयार होगा कोविड के लिए, क्या कुछ कितना लोगों के लिए वरदान साबित होगा। ये तो बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। उधर प्रशासन की तरफ से नाइट कर्फ्यू का समय रात 9 बजे के घटाकर 8 बजे कर दिया गया है, मगर राजधानी के सभी प्रमुख बाजार में दिन में ही सन्नाटा पसरा है। कारोबारियों ने खुद ही इलाकेवार अपने यहाँ के 3 से 8 दिन की बंदी की घोषणा की है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो जिस तरह से राजधानी के हालात खराब हैं, लगातार बिगड़ती ही जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अंतिम संस्कार की बात करें तो पिछले 6-7 दिन से भी वहां जो अव्यवस्था हुई थी वो अभी तक सुधर नहीं पाई है। यहां आपको हम बता दें कि 24 घंटे के अंदर केजीएमयू को हॉस्पिटल, मतलब डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, और बलरामपुर अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने की बात कही गई है, लेकिन वो भी अब सिर्फ कही जा रही है। अंदाजा लगाइए, 1000 बेड का नया अस्पताल बनाने की बात हो रही है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसलिए सभी प्रशासनिक, पुलिस, सबके अधिकारियों को कहा है कि खुद खड़े होकर मास्क की चेकिंग करें। मैं स्वयं भी आज लखनऊ के जो हमारे पुलिस कमिश्नरेट हैं उनके कतिपय थानों में जाकर खुद भी देखूंगा, खुद भी कोशिश करूंगा कि मास्क का अनुसरण हो रहा है कि नहीं, खुद देखूंगा। गृह विभाग से आदेश दिए जा रहे हैं कि हर थाना क्षेत्र में संबंधित थानाध्यक्ष का ये परम दायित्व होगा कि मास्क का अनुसरण हो। जिस भी थाना क्षेत्र में मास्क का अनुसरण नहीं हो रहा है उसके एसओ को संबंधित जिलाधिकारी और संबंधित पुलिस अधीक्षक उनका उत्तरदायित्व तय करेंगे। ये भी निर्देश दे दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन में जो लोग उतर रहे हैं उनको मास्क पहनना जरूरी है, रेल के अंदर मास्क पहनना जरूरी है, और अगर बाहर के प्रदेशों से लोग आ रहे हैं तो उनकी टेस्टिंग होगी, विशेष रूप से एंटीजन टेस्टिंग होगी। रेल के जितने अधिकारी हैं, रेल मंत्रालय के माध्यम से ये कार्य शुरू हुआ है। सभी जगह मेडिकल टीम्स लगाई गई हैं, हर जिलाधिकारी मेडिकल टीम्स का अनुसरण कर रहे हैं, और मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है कि आगे आने वाले समय में अगर ट्रेन में लोग आएंगे तो उनकी टेस्टिंग अवश्य कराई जाएगी। इसमें कहीं किसी को दिक्कत या कठिनाई नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यह जरूरी है कि हम फॉगिंग और जो है सैनिटाइजेशन का कार्य करें।
कहीं भी जिले में फॉगिंग सैनिटाइजेशन की आवश्यकता हो तो आप अग्निशमन की जो सेवाएं हैं उनका अवश्य इस्तेमाल करें। अग्निशमन सेवाओं के माध्यम से एक एक दिन में 20,000 से अधिक स्थानों पर फॉगिंग और क्लीनिंग की जा रही है। इसका भी जो है व्यापक प्रभाव पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतवार के दिन, संडे के दिन जो है पूरे प्रदेश में सफाई का अभियान जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं। शनिवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक पूरे जनपदों में, ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन एरियाज में सफाई का अभियान चलेगा। इसमें चीनी मिल की जो फायर गाड़ियां हैं वो भी लगेंगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगेंगी, नगर निगम के पूरी सफाई अभियान में काम आएगा। ग्राम में जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका भी उपयोग होगा, जिससे कि जगह जगह छिड़काव करते हुए, जगह जगह सफाई कराते हुए जो हमारी कोरोना की बीमारी है इसका प्रकोप कम किया जा सके। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि मास्क के लिए एक विशेष अभियान पहले भी चल रहा था, आज भी चलेगा और कोशिश ये रहेगी कि दिन के समय जहां भी कहीं भी बिना मास्क के कोई व्यक्ति होगा तो बहुत सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी। पंचायत के चुनाव के लिए, 19 तारीख के चुनाव के लिए उन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से अपील है कि वो कोरोना का जो नियम है, जो एसओपीज है, जो गाइडलाइंस हैं उनका अवश्य पालन करें। गांव में सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज के चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग जरूर जो है मेंटेन करें। पुलिस को प्रभावी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। कहीं भी किसी तरह से किसी गांव में कोई अव्यवस्था या झगड़ा ना हो। अगर कहीं किसी को लगता है कि गांव में कहीं कोई अव्यवस्था है, तुरंत 112 को फोन जरूर करें, जिससे कि किसी भी गांव में कोई भी अव्यवस्था पंचायत चुनाव के पहले न होने पाए। हम ये भी बताएंगे कि अगर कहीं कहीं आवश्यकता पड़ेगी, यदि पोल के कार्य में किसी ने बाधा डालेंगे तो निश्चित ही एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी और कहीं भी किसी भी रूप में अगर पोलिंग पार्टी से कहीं भी बदतमीजी या दुर्व्यवहार होगा तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी संपत्ति का कहीं नुकसान होगा तो वसूल भी होगा। तो ये सभी चीजों पर कार्य होगा। मैं अपील करना चाहूंगा, पंचायत चुनाव में सभी लोग सहयोग दें, एक स्वस्थ और एक निष्पक्ष चुनाव हो। हमारी पोलिंग पार्टी, हमारे पुलिस बल, हमारे प्रशासनिक अधिकारी पंचायत के चुनाव को अच्छे से अच्छा कराने में सहयोग देंगे। पुनः मुख्यमंत्री जी ने प्रथम चरण के चुनाव के लिए सभी को बधाई दी है। सभी पोलिंग टीम्स को, अंतिम व्यक्ति जो लगा है पोलिंग बूथ पर, सबको बधाई दी है और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को भी बधाई दी है। धन्यवाद। सप्लाई बैठक ली है। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के एक बैठक ली है। इसमें जो राज्य ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं उनको निर्देश दिए गए हैं, उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पीएम मोदी ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के बैठक की है। राजधानी दिल्ली में ये अहम बैठक कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों के साथ बैठक की है। ऑक्सीजन की कमी से सांसें ना थमें, ऐसा पीएम मोदी का कहना है, जिसे लेकर के आपात बैठक की गई है। सभी राज्यों से तालमेल बिठाने के लिए कहा गया है। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के ये बैठक की है। जिन राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, मरीज ज्यादा हैं, वो आपस में तालमेल बिठा करके परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश करें। ऑक्सीजन की कमी से ना थमे सांसें, पीएम मोदी का ये कहना है। पीएम मोदी ने राज्यों से तालमेल बिठाने के लिए कहा है ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के। और आइए बिना देर किए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। कोविड को लेकर के जितनी तैयारियां कही गई थी, क्या उत्तर प्रदेश में उतनी तैयारियां अब अलग अलग जिलों में हमें दिख रही हैं, जब दूसरी लहर का प्रकोप सबसे ज्यादा है? बाकी जिलों को छोड़ दें, सिर्फ राजधानी लखनऊ की बात करें, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं पूरे जिलों से बेहतर हैं, लेकिन यहाँ के भी हालात किस तरह दूसरी लहर में बदतर होते जा रहे हैं। तैयारियां साफ दिख रहा है कि नहीं थी। तैयारियां चाहे मरीजों को भर्ती करने में, चाहे बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करने में, चाहे वैक्सीनेशन लगाने में, तैयारियां नहीं थी।
आइए बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे सहयोगी उमेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही डॉक्टर TR यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर यादव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्वागत आपका इस चर्चा में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर इस वक्त लखनऊ के हालातों को समझना, जहां पर डे आज ये तीसरा दिन है, लगातार 5000 से ऊपर केसेस आए हैं। कोई मामूली बात नहीं। और जो ताज़ा आंकड़ा दिख रहा है वो मुझे 6000 का दिख रहा है। इस वक्त ये कहा जा रहा है और जो रिपोर्ट सामने आई है कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, जो किसी ना किसी तरह से सीरियस थे या और मेडिकल इमरजेंसी पे चल रहे थे, उनकी मौतों का आंकड़ा बढ़ चुका है। यानी कि क्या ये उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है? कोरोना की लहर जो कोरोना मरीज हैं उनको तो अपने साथ ले ही जा रही है, लेकिन जो नॉन कोविड दूसरी बीमारियों से संक्रमित हैं उनको भी ले जा रही है। आखिर किस तरीके का मिसमैनेजमेंट है ये? परिस्थितियां क्यों नहीं संभल पा रही? डॉक्टर यादव, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो। यह शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी है और ऐसी त्रासदी सन 1918 में आया था जब स्पेनिश फ्लू आया था, और उस समय भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। उस समय आज से 100 साल पहले की बात है। उस समय और इस समय में बहुत परिवर्तन आ गया है। क्या हो गया है, छोटी सी बात भी देश के एक कोने से दूसरे कोने में सेकंड में पहुंच जाती है। कोरोना को लेकर के भी तमाम तरह की जानकारियां लोगों को ऑलरेडी हो चुकी थी और हो भी रही है। समस्या ये हुई कि जब फर्स्ट वेव आई उसके बाद वेव डाउन पड़ा तो लोगों में लापरवाही आ गई कि अब तो ये खत्म हो गया है। और सेम उसी समय जब वेव खत्म हुआ था, लोअर साइड में था, तभी हमारे देश में वैक्सीन आ गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा प्रयास किया कि लोगों को वैक्सीन दिया जाए। इवन हम आपको बताएं कि हेल्थ वर्कर में भी ये हेजिटेशन था कि वैक्सीन को लेने से क्या फायदा होगा, कोरोना तो खत्म हो गया है। तो हेल्थ वर्कर्स की ये सोच थी, तो आम पब्लिक तो और हेजिटेंट थी कि वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है। और एक एंटी वैक्सीन लॉबी बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार करने में लगी हुई थी कि यह वैक्सीन नहीं लेना है। किसी को बताया जा रहा था कि इस वैक्सीन से जो नपुंसकता आ जाएगी, किसी को बताया जा रहा हो जाएगा, किसी को बताया जा रहा था इससे लोगों के मेंटल स्टेटस को कंट्रोल कर लिया जाएगा। ये उद्योगपतियों की बहुत बड़ी साजिश है। कहने का मतलब तमाम तरह के अफवाहों को उड़ा दिया गया, जिससे हमारी वैक्सीनेशन की ड्राइव जो थी उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। और फिर दोबारा जब ये वेव अपने स्पीड में आ गई तब लोगों में भागा दौड़ी मची, एकदम से लोग लाइनों में लगने लगे और वैक्सीन की सप्लाई उतनी तेज नहीं हो पाई। हालांकि उसको सप्लाई किया जा रहा है, वैक्सीन को फिर से सप्लाई किया जा रहा है, वैक्सीन दी जा रही है। लेकिन समस्या ये है कि अब जैसे जंगल में आग लग गई है तो अब इसमें हमें ये सोचना है कि इसको बुझाया कैसे जाए। यह सोचना बात की बात आएगी कि ये आग लगी कैसे, यह बात की सवाल है। पहला सवाल यह है कि आग लगी तो इसको बुझाया कैसे जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ी समस्या यही है कि अब किस तरह परिस्थितियों से निपटा जाए, लेकिन यहाँ पर सवाल उठाने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर इससे भयावह परिस्थितियाँ बने तो उसके लिए भी हम तैयार रहें। इसलिए जो कमियाँ हैं उनको भी गिनाना ज़रूरी होता है। दर्शकों, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार अपने सहयोगी उमेश जी से हम जुड़ेंगे। राजधानी लखनऊ के मुख्य हजरतगंज चौराहे, वहाँ किस तरह का सन्नाटा पसरा है, इन तस्वीरों को भी देखेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है।
दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है, इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ और वहां जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर का कहर बरपा हुआ है उसके बारे में हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, बात करें अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती है इस वक्त कोरोना के केसेस में, ऐसे में कल ही खबर थी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्पेशल प्लेन भेज के गुजरात से 25,000 डोज मंगाई गई हैं इस रेमडेसिविर इंजेक्शन की। लेकिन इस वक्त के हालात देखें तो केजीएमयू में जो पेशेंट भर्ती हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि ये इंजेक्शंस अभी भी डॉक्टर बाहर से ही लिख रहे हैं। क्या इतनी जल्दी जिन इंजेक्शंस को मंगाया गया, 25,000 डोज मंगाए गए, इतने तो पेशेंट्स भी भर्ती नहीं हैं जितनी जल्दी इन इंजेक्शंस के लिए बोला जा रहा है आप बाहर से ले, और उस पे भी इसके दाम 2 गुने या 3 गुने करके दिए जा रहे हैं। आपने देखा वहां इस वक्त व्यवस्था किस तरह की आपको दिख रही है? जिस तरह से कल गुजरात से वैक्सीन की डोज आई थी और 25,000 के आए, तो आप सोचिए कि अगर अब कालाबाजारी हो रही है तो 25,000 अभी संक्रमितों की यहाँ व्यवस्था नहीं है। आखिर वो जो दवा मंगाई गई, जो डोज मंगाई गई, वो कहाँ गई? कालाबाजारी की बात सामने निकल कर आई है। हालांकि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश हैं, कहीं पे भी कोई कालाबाजारी नहीं कर सकता, और कहीं भी इंजेक्शन को लेकर और जो भी वैक्सीनेशन को लेकर अगर कहीं कोई इस तरह की लापरवाही करेगा, इस तरह का कृत्य करेगा कि वो वैक्सीन के दामों को बढ़ा के बेचेगा। हालांकि ऐश्वर्या जी, जिस तरह से जो गुजरात से वैक्सीन की डोज मंगाई गई थी 25,000, वो आखिर अब अगर कालाबाजारी हो रही है तो अभी तो वो खत्म भी नहीं हुई है, तो आखिर कालाबाजारी कैसे हो रही है? बहरहाल इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री के यहाँ से की जो निगरानी की टीम है वो लगातार इस समय वो निगरानी भी कर रहे हैं कि आखिर कहीं पे भी कोई वैक्सीनेशन को लेकर, दवा को लेकर, मास्क को लेकर, सैनिटाइजर को लेकर, वेंटिलेटर को लेकर कहीं भी कोई कालाबाजारी न करने पाए। इसको लेकर सरकार भी पूरी तरह से ताकीद कर रही है। हालांकि जो खबरें हैं तमाम निकल कर आई हैं, उन खबरों को भी सरकार संज्ञान ले रही है। हालांकि पैरी निगाहें रखी है, तमाम जो सेंटर बनाए हैं और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सहयोगी टीम के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार पर्यवेक्षण कर रहे हैं। कहीं पे भी इस समय, इस संकट की घड़ी में कोई इसका लाभ न ले पाए। और हालांकि जिस तरह से अंदर तक खाने से बात निकल कर आई है कि 1,700 रुपए के जो डोज हैं वो लिखे जा रहे हैं, यानी बाहर से वैक्सीनेशन के लिए लिखा जा रहा है पर्चे पे। ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति जरूर है, लेकिन सरकार भी इन पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से मीडिया के माध्यम से जब जैसे भी जानकारी सरकार को हो रही है, और जो सरकार की मशीनरी है, एक गुप्त मशीनरी लगी है जो ये पता कर रही है कि आखिर कहीं पे भी इस संकट की घड़ी में कोई कालाबाजारी ना कर ले, जिस तरह से उत्तर प्रदेश अभी कोई कालाबाजारी ना हो। ठीक है उमेश जी, दोबारा आऊंगी आपके पास। डॉक्टर TR यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर यादव, वो इंजेक्शन जिसके लिए बोला जाता है कि इसकी डीलर या मार्केट में कीमत 1,700 होनी चाहिए, वो इंजेक्शन अगर बाहर आपको ब्लैक मार्केट में 5,000 का मिले और पेशेंट के लिए डॉक्टर 4 इंजेक्शन लगे, तो आप उम्मीद करिए कि एक मिडिल क्लास आदमी सीधे 20,000 रुपये अपने पेशेंट पे खर्च करेगा, तो वो किस तरह, जो सरकार की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि हम सब कुछ मुफ्त में प्रदान कर रहे हैं, कैसे उठा पाएगा? क्या इस बात को अब स्वीकारना जरूरी हो चुका है कि जितनी तेजी से इंजेक्शंस मंगाए गए उतनी तेजी से ये इंजेक्शंस जो मरीज है वहां तक नहीं पहुंचे और इनकी सीधे ब्लैक मार्केटिंग होने लगी? यह बड़ा अच्छा ही सवाल उठाया है रेमडेसिविर को लेकर के। समाज में बहुत पैनिक है कि यह इंजेक्शन मिल जाए, यह इंजेक्शन मिल जाए, किसी भी तरह से मिल जाए। लोग, आपने 5,000 बताया, मैं बताऊं लोग 35,000 रुपए, 40,000 रुपए देने के लिए भी तैयार। लेकिन मैं आपसे यह बता दूं, यह कोई ऐसा ये संजीवनी बूटी नहीं है कि इसको देने के बाद सभी पेशेंट बच जा रहे हैं। पहली बात।
पब्लिक में जरूर फैलाना आवश्यक है। इस मेडिसिन को अभी भी पूरी तरह से अप्रूव हमारे WHO ने नहीं किया है। जरूर है कि अगर इसको अर्ली फेज में दिया जाता है तो इफेक्टिव है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको किसी फेज में दिया जाए तो उसका इफेक्ट उतना अच्छा आता है। वायरस जब बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है फर्स्ट वीक में, उस समय इस दवा का रोल है। फर्स्ट वीक के बाद इस दवा का भी रोल बहुत ज्यादा नहीं रह जाता है। इसलिए समाज में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस समय लखनऊ में बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, मेरे पास फोन आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ऑक्सीजन दिलवा दीजिए। मैंने पूछा क्या करेंगे, बोले कि ऑक्सीजन घर में रख लो, तो अगर कुछ नहीं होगा तो हम ऑक्सीजन लगा लेंगे। तो ये जो पैनिक क्रिएट हुआ है रेमडेसिविर को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, यह हमारे लिए बहुत घातक है और यह हमारे मनोबल को तोड़ने वाला है और इससे हमारे मरीजों के मनोबल को बहुत घातक असर पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम बीमार हो और हमारे मन में नहीं मिलेगी तो हम नहीं बचेंगे, और वो नहीं मिलेगी तो वास्तव में वो साइकोलॉजिकली जो है डिप्रेशन। इसलिए इसमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो सुविधाएं हैं उन्हीं से इसका इलाज किया जा सकता है। ऐसा नहीं, कोई स्टडी ऐसी नहीं है कि रेमडेसिविर देने से सारे मरीज बच गए। कोई ऐसी स्टडी वेंटिलेटर मिल गया वो बच गए, बल्कि मैं बताऊं कि वेंटिलेटर पे जाने वाले ज्यादातर मरीज बच नहीं रहे। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि वेंटिलेटर के लिए हाय तौबा न मचाएं, रेमडेसिविर के लिए हाय तौबा न मचाएं। तो सर केवल हमको कोशिश करना है किसी तरह से गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम की सहायता हमको मिल जाए और जो भी मिल रहा है उसको लिया जाए, धैर्य रखा जाए, यह समय की मांग है। बिल्कुल आपने सही कहा, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। और धैर्य कितना है उमेश, आपके पास अपने आखिरी सवाल को लेकर के, जल्दी से वक्त बहुत कम है, आप कितनी भीड़ देख पा रहे हैं हजरतगंज के भरे चौराहे पर, और क्या लोगों में अब मास्क के लिए जागरूकता आई है? और ये भीड़ भाड़ वाला चौराहा है, लेकिन आप देखिए कि पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो कितना सन्नाटा पसरा है। ऐसे चौराहे पे जहाँ भीड़ भाड़ रहती थी, पूरा चौराहा गुलजार रहता था, लेकिन कहीं न कहीं लोगों के अंदर भय जरूर है, जागरूकता भी है, उसका भी असर है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से तमाम मार्केटें भी बंद कर दी गई हैं और व्यापारियों ने खुद ये निर्णय लिया है कि रविवार तक हम बंदी रखेंगे। तो ये कोरोना का भय जरूर है, कहीं न कहीं लोग अब जागरूक भी हो रहे हैं। जिस तरह से राजधानी लखनऊ के हालात है ऐश्वर्या, और संक्रमण की संख्या है राजधानी लखनऊ में वो 6000 के आसपास है। तो आप समझिए कि अगर लोग चिंतित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, एहतियात नहीं बरतेंगे, अपने आप को घरों में लॉकडाउन नहीं करेंगे और जो भी एहतियात की चीजें हैं अगर वो नहीं करते हैं तो जो मेडिकल व्यवस्था है वो जग जाहिर है अस्पतालों में तो किस तरह से परिस्थितियों को संभाल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। डॉक्टर टी.आर. यादव आपका भी बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपने देखा राजधानी लखनऊ के सबसे भीड़ भाड़ वाले पौष इलाके हजरतगंज की तस्वीरें, जहां दुकानें बंद है, लोगों की संख्या कम है। ऐसे में इस महामारी से हम तभी जूझ पाएंगे जब हम सेल्फ लॉकडाउन की कंडीशन में जाएंगे। और जैसा कि डॉक्टर यादव ने कहा, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन हाँ, मानसिक तौर पे भी इस बीमारी से हम जूझ रहे हैं और उसके लिए हमें मन से भी शक्ति अपनी बनाए रखनी है। फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाज़त दीजिए और इस संदेश के साथ कि सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप पालन ज़रूर कीजिए। इजाज़त। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़।